So students, now let us discuss the application of Ampere circuit law to find the magnetic field intensity due to the solenoid. इससे पहले हम ये समझते हैं कि solenoid है क्या. Actually, solenoid consists of a large number of insulated turns of copper wire wound on a cylindrical core to produce the magnetic field or to magnetize the material और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसको. इसकी खास बात ये है कि इसका जो डायमीटर है that is smaller as compared to its length. कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास आपने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड किए किसी मटेरियल के ऊपर और किसी मटेरियल के ऊपर बाउंड करने सपोज कोई कोर मटेरियल है, ये एयर हो तो एयर कोर सोलेनोइड कहेंगे. तो इसकी टोटल लेंथ सपोज हम बोल देते हैं L और N मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दैट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करेंगे. तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं दैट विल बी स्मॉल n इनटू L. और एक ये प्रिज्यूम कर ले कि सपोज ये इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल देती है, यहाँ हमें नेगेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ से करंट यहाँ बाहर की तरफ निकलेगा और यहाँ से कैसे जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ बाहर की तरफ, या अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ निकलेगा इस एक्सट्रीमिटी पे. तो यहाँ करंट के लिए ले रहे हैं रोटर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह ही मैं मेंशन कर देना चाह रहा हूँ. और यहाँ जाकर के फील्ड के सॉरी करंट कैसा हो गया, इनवर्ट, यहाँ जाकर के अंदर की तरफ ऐसे, यहाँ से बाहर से निकला और अंदर की तरफ ऐसे, इन एक्सट्रीमिटी पे कैसे इनवर्ट. ठीक है. और ये करंट लूप एक दूसरे से एडजेसेंट, एक दूसरे से जॉइंट है. जैसे कि सपोज हमने ये ले लिया, सपोज इस मटेरियल के ऊपर अगर ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर माउंट कर दिया, तो इस साइड को अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो यहाँ से करंट यूँ चलेगा, यहाँ बाहर की तरफ आएगा और फिर घूम करके इस टर्मिनल से ऐसे अंदर की तरफ, फिर यहाँ से यूँ बाहर की तरफ आएगा और फिर ऐसे अंदर की तरफ, फिर यूँ बाहर की तरफ और फिर ऐसे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इस अंदर की तरफ. इसका मतलब इधर एक्सट्रीमिटी पे तो करंट बाहर की तरफ है और इधर की तरफ इस एंड के ऊपर लोअर एक्सट्रीमिटी पे अंदर की तरफ है. तो हमने करंट्स को दिखा दिया यहाँ, तो कैसे दिखा दिया, आउटवर्ड करंट. तो यहाँ पे जो डॉट और क्रॉस है वो किसको बता रहे हैं, करंट्स को. और हम ये मान लें कि एक टर्न के अंदर करंट थ्रू द सिंगल टर्न अगर I है तो टोटल करंट कितना होगा, I इज करंट पर टर्न, करंट पर टर्न. तो टोटल करंट आपके पास IT इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है और एक टर्न के अंदर करंट I है. सो टोटल करंट दैट विल बी N है, स्मॉल n इनटू L और इनटू I. ये आपके पास टोटल करंट आ जाएगा I की, जो हमें यूज करनी पड़ेगी. जरूरत हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके, तो एम्पियर सर्किट लॉ की जो स्टेटमेंट होती थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू IT. ठीक है, ओवर द क्लोज लूप. तो हमें दो चीजें चाहिए होती थी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एलिमेंट लेते हैं उस लूप के अंदर, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उन दोनों के बीच में क्या पता होना चाहिए, एंगल नॉन होना चाहिए. और एम्पियर लूप इस तरह से चूज करें कि या तो फील्ड टेंजेंशियल नॉन जीरो और कांस्टेंट हो, या फिर फील्ड परपेंडिकुलर हो, या फील्ड वैनिश करे. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तीनों कंडीशंस को लेकर के. पहले मैंने बताया थोड़ा सा हिंट दिया था.
तो हमें बी और डीएल के बीच में एंगल पता करने के लिए बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। किसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए? बी की। हालांकि वो जो इसके अंदर फिगर हम बनाएंगे वो अगर नहीं बनाते और डायरेक्ट हम कर देते तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं, कि 3 मार्क्स के अंदर कराता है तो पहले हमें बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उसके अंदर कोई एम्पीरियन लूप ले और उनके एलिमेंट के साथ बी का कितना एंगल बनता है वो हम निकालें। तो पहले बी की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमने कहा कि ये जो लूप है, ठीक है, अभी हम शो कर रहे थे, अभी ये बताया था मैंने कि यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ से करंट आउट और यहाँ इन। तो इस तरह से हमने ये कुछ टर्न्स बाउंड कर रखे हैं टू मेक ए सोलेनॉइड। अगर ये हटा दिया हमने तो ये हमारे पास एयर कोर सोलेनॉइड होगी। ये हमारे पास रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर काम आता है, या जो हम एलसी सर्किट्स आगे पढ़ेंगे, टैंक सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। आप रेडियो आपने चलाए होंगे तो रेडियो में ट्यून करते हैं स्टेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को, या एफएम में ट्यून करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर्स वेरिएबल यूज होते हैं। तो ये अगर मैंने एक स्पीकर बनाने के लिए हमने यूज किए ये सोलेनॉइड के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड कर दिए। आप देख रहे हो कि जो वायर दिख रही है आपको, एक कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के ऊपर एक लिकर की वार्निश चढ़ी हुई है जो कि एक इंसुलेशन का काम कर रही है, जो कि इन टर्न्स को एक दूसरे से इंसुलेटेड रखता है। और इसको हम इसको छील करके या माचिस से जला करके इसकी इंसुलेशन हटा देते ताकि कंडक्टिंग पोर्शन आ जाए, तभी हमारा सर्किट के अंदर वो जुड़ पाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्न्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली करंट लूप भी एज्यूम किए जा सकते हैं, हालांकि एक दूसरे से जॉइंट है। तो हमने ये मान लिया कि ये जो करंट लूप्स हैं इस तरीके से थे ना, ये करंट लूप्स, एक लूप ये, दूसरा लूप, तीसरा लूप, और आपने पढ़ा हुआ है पहले कि करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि अगर करंट के लूप के अंदर जिस फेज से करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो नॉर्थ पॉइंट करता है और लोअर फेज में कैसा हुआ क्लॉकवाइज, तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनाएगा। डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रखता है अपना खुद का भी ये करंट लूप, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने करंट लूप का निकाला भी था सेंटर पे भी और एक्सिस के ऊपर। तो इसका फील्ड भी, क्योंकि इस करंट लूप अगर इसको माने तो इसका फील्ड एक्सिस के लो, सपोज इसका फील्ड भी एक्सिस के लो, इसका फील्ड भी एक्सिस के लो, इसका फील्ड भी एक्सिस के लो, तो जो नेट फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इस एक्सिस के अलोंग आएगा। ये हमें भी पता चल चुका है पहले ही, लेकिन हम इसको थोड़ा समझने के लिए ये फिगर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करंट लूप्स हमने अज्यूम कर ली। अब हम देखें तो यहाँ पे इस सेक्शन पे जो करंट है आउटवर्ड आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो लोअर एक्सट्रीमिटी पे इनवर्ड, यहाँ से कैसा आउट और यहाँ से कैसा इन। तो ये हमारे पास लूप्स थे करंट लूप। अगर हमने मान ली एक दूसरे से नेबरिंग सटे हुए, तो यहाँ पे करंट इनवर्ड, तो यहाँ पे कैसा आ रहा है आउट, ये वाला करंट आउट है यहाँ पे भाई, और यहाँ वाला कैसे इनवर्ड, मतलब क्रॉस से, ओके। अब अगर हम इस लूप को तोड़ दें, इन लूप्स को ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो हमारे पास ये कैसे बनेंगे, स्ट्रेट वायर बन जाएंगे। अगर सपोज ये लूप था, अब इस लूप को ब्रेक करें तो इसके छोटे छोटे पोर्शन बन जाएंगे स्ट्रेट। तो अगर इसको स्ट्रेट माने तो स्ट्रेट कंडक्टर ये मैं मानता हूं मैं, तो यहाँ पे जो करंट है वो कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। और करंट लूप अगर स्ट्रेट करंट हमारा स्ट्रेट और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। करंट को तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को किससे, फिंगर से, बेस्ट ऑफ लक। तो अगर इसको स्ट्रेट मान ली इस पोर्शन को, तो करंट ये आउटवर्ड और फील्ड इसका इस लूप में होगा, तो इस फील्ड इसका इस लूप के अंदर होगा, ये फील्ड होगी ऐसे की तरह, ठीक है। ज्यादा मैं दिखा रहा हूं, ऐसे ही यहाँ पे इनवर्ड जाएगा तो स्ट्रेट कंडक्टर इनवर्ड मानेंगे, तो करंट लूप इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन हो जाएगी। ऐसे इधर की तरफ ये आउटवर्ड, तो ये सारे लूप में इस तरह की ओरिएंटेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसके पास भी ऐसे, इसके पास भी। हम पता है करंट पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे ही इधर की तरफ इसके पास है फील्ड, करंट इनवर्ड है तो फील्ड ये इस तरह से लूप में। तो मैं इन सभी को एक बार ड्रा कर देता हूं। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जो लूप्स हैं
इनकी जो फील्ड है, क्योंकि करंट एक दूसरे से एडजेसेंट थे, जॉइंट थे, तो फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे से जॉइंट है। तो यहाँ पे देखें तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरह की तरफ है, इस पे देखें तो इधर की तरफ, इसमें देखें तो इधर की तरफ, इसमें देखें तो इधर की तरफ। यहाँ आने के बाद इधर की तरफ हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फील्ड सुपर इम्पोज हो गई, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन में थे, इस एंड पे ऊपर, इस पे इधर की तरफ। तो अगर इसको पूरे लूप को अगर हम देखें तो ये कैसा लूप बन जाएगा, इस तरह का फील्ड लाइंस का। ठीक, ऐसे इधर की तरफ करेंगे तो यहाँ तो ये ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन ये, इसकी ओरिएंटेशन ये, सुपर इम्पोज हो जाएंगे सारे फील्ड एक दूसरे से। यहाँ इस तरह से इधर की तरफ, फिर यहाँ घूम करके अंदर की तरफ, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड इसका, ये फील्ड इसका। तो क्लोज लूप बन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, आपको ये पता होना चाहिए, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से देखें तो ये फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे भाई, ऐसे ऐसे। यहाँ से देखें तो फील्ड लाइंस किसी फार डिस्टेंस से अगर आ रही तो इस तरह से होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा अलोंग द एक्सिस। अगर मैं इस ये दो पोर्शंस मान, ठीक है, एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ, तो ये लोअर हाफ की जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। मींस कैसे लूप होगी, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के, ये ऊपर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखे तो क्लॉकवाइज। तो आपके पास ये इस तरह की ओरिएंटेशन की फील्ड लाइंस बन गई, और ये इसको लोअर सेक्शंस को इंडिकेट करने के लिए इनके अंदर कैसे क्लॉकवाइज, बट दे आर नॉट नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो अगर फील्ड की अगर डायरेक्शन देख रहे हैं तो यूँ देखें तो यहाँ पे ये ऐसे इधर की तरफ, और इधर से जाते हैं तो ये इधर की तरफ। तो नेट जो फील्ड है इधर हुआ इस एक्सिस के लॉन्ग हुआ। अभी हम यही पढ़ रहे थे कि इसके एक्सिस के लॉन्ग। तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि हमारे पास सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन था, तो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन को ऐसे दो पार्ट में बांट दे, तो दो पार्ट में बांट दे तो ये वाला हटा दिया हमने, ठीक है। समझिए कि हमारे पास एक सिलेंडर था, इसका ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, तो आपको ये वाले करंट कैसे दिखेंगे, आपके बाहर की तरफ, और ये वाले करंट घूम करके अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर यहाँ अंदर, ये बाहर यहाँ अंदर, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम डिवाइड कर दें, सॉरी क्रॉस सेक्शन ले लें, इसको काट दें, तो काटने से इसका इस तरह का क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हाफ हमने घटा करके रख दिया। तो अब इसके हमारे पास दो तरह के करंट्स विजिबल हैं, दो तरह के करंट हम दिखाई दे रहे हैं। एक तो डॉट वाले जो बाहर की तरफ है, मैंने इस रेड से दिखा दी, और दूसरे किस तरह के, ये क्रॉस वाले। और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग आ गई, एक्सिस के अलोंग, ये फील्ड की डायरेक्शन आ गई। क्योंकि अलोंग द सेंटर जाते हुए फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल सी हो गई। ये फील्ड हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है, तो उसके बाद कोई लें एम्पीरियन लूप ले, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पीरियन जो लूप लेंगे हम वो एक क्लोज लूप ले लेते हैं PQRS। मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, इसको नाम दे दिया P, इसको Q, इसको R और इसको S, एक क्लोज लूप ले लिया। और इस एम्पीरियन लूप के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप अप्लाई करिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो क्या कहेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग, ठीक है। लेकिन किस लूप पे अप्लाई कर रहे हैं, लूप PQRS। PQRS की बात करते हैं, एक सेक्शन ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, अगर इनको अलग अलग तोड़ लें तो आपका लूप टूट करके ओपन लूप्स में पार्ट्स में आ जाएगा, तो ओपन पार्ट में हो जाएगा क्लोज PQ, सो क्लोज के बजाय ओपन PQ B डॉट dl प्लस P to Q, Q to R, R to S and S to P, B dot dl is equal to mu naught into IT। IT टोटल करंट सेटिंग हमने निकाला था, एक नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए थे पर मिनट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आ गई, स्मॉल n into L, और करंट पर टर्न अगर आई है तो n into I टोटल करंट IT आ जाएगा, ये हम यूज कर लेंगे बाद में। लेकिन अब हम बात करते हैं इन अलग अलग पोर्शन की। तो देखिए कि इस पोर्शन के लिए, PQ पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये इसके टेंजेंशियल का मतलब इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई बताइए, 0 डिग्री। इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी,
0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो cos 0 1 हो जाएगा। इसके लिए करते हैं क्यू आर पोर्शन के लिए, तो इसके लिए एंगल थीटा कितना बन जाएगा ये बताइए 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री। ऐसे ही इसके लिए इस एसपी पोर्शन के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो कितना बन जाता है 90 डिग्री, cos 90 0 परपेंडिकुलर हो गए। और यहाँ पे जो फील्ड है यहाँ इस पॉइंट पे क्या करता है वेनिस करता है, आउटसाइड में बताएंगे कि किस तरीके से वो वेनिस कर, वो भी समझाने की हम कोशिश करें। तो हमने इनको अलग अलग पार्ट पे अप्लाई करा, तो जो पीक्यू पोर्शन पे तो हमने जिन पे 90 डिग्री है उनके लिए तो 0 कर देते पहले, कौन से पोर्शन के लिए एसपी के लिए और क्यूआर के लिए, तो ये रहा क्यूआर, इसको मैंने 0 कर दिया, क्यों क्योंकि थीटा कितना हो गया था 90 डिग्री। और कौन से के पोर्शन के लिए S2P पोर्शन के लिए भी जी वेनिस कर दिया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमारा जो फील्ड है एम्पीरियल लूप पे, ठीक है, क्योंकि एम्पीरियल लूप अगर पी क्यू पोर्शन में तो पैरेलल है, टेंजेंशियल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ करके भी कैसा है परपेंडिकुलर, दोनों हट गए। अब बात आती है बी डॉट डी एल पी क्यू पोर्शन के लिए और एक किसके लिए आर एस पोर्शन के लिए। तो मैं पहले आउटसाइड पोर्शन की बात बता देता हूँ, कौन से पोर्शन की आर टू एस के लिए बी डॉट डी एल, ये कहते हैं कि 0 होता है। देखिए कैसे, अभी हम समझ रहे थे कि इस पोर्शन पे जो करंट है वो कैसे आउटवर्ड, तो अगर मैं एज्यूम करूं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो करंट है वो कैसे आउटवर्ड है, और यहाँ इस पोर्शन के कैसे थे इनवर्ड, और कैसे करंट मान रहे हैं हम स्ट्रेट, कैसे मान रहे हैं स्ट्रेट। तो और इसकी जो थिकनेस है वो डी है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ, इसका जो डायमीटर है वो कम है कि लेंथ ज्यादा है और थिकनेस क्या है कम है। इस नैरो आपके पास क्या है ये सोलेनॉइड है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट मानता हूं तो स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल दिया, आउटसाइड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालो तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर का होगा तो कैसा होगा आउटवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर बेस्ट ऑफ लक कारण को किससे थंब से मैग्नेटिक फील्ड से फिंगर से, तो इसका जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, जो डोमिनेंट फील्ड था उसके अपोजिट, ठीक है। अगर मैं इस करंट का फील्ड निकालूं तो इस करंट का फील्ड कैसा आएगा, यहाँ करंट कैसा है इनवर्ड, ये क्रॉस से तो इनवर्ड फील्ड, तो इसका फील्ड कहाँ आएगा इस पी पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में, मींस इसके अपोजिट। तो ये बी तो किसका आया अपर सेक्शन का, मींस ये मैग्नेटिक फील्ड किसके आएगा डॉट वाले का, ठीक है। और लोअर सेक्शन का ये बी कौन सा आएगा क्रॉस वाला, ये दोनों फील्ड किसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे, और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के लगभग बराबर है, क्योंकि जितना डिस्टेंस लगभग इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, क्योंकि डी तो बहुत ही कम है, डी तो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है न्यूमेरिकली एक दूसरे की कैसी है इक्वल है लगभग, और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट फील्ड कैसा हो जाएगा आउटसाइड 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिशन में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। अब बात करी किसकी पोर्शन की पी क्यू पोर्शन के लिए, तो पी क्यू पोर्शन के लिए बी डॉट डीएल पी क्यू पोर्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई टोटल करंट हेडिंग। तो पी क्यू पोर्शन का मतलब इसकी जो एंटायर लेंथ होगी, अगर डीएल ये लिया आपने, ये डीएल ले रखा है, ठीक है, तो आप बी डॉट डीएल लिखोगे तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कैसा है टेंजेंशियल बी डीएल और cos थीटा cos 0 म्यू नॉट इनटू आईटी, आईटी की वैल्यू यूज कर दीजिए कितने हो जाएगा स्मॉल n इनटू l इनटू i, तो स्मॉल n इनटू l इनटू i, ये दोबारा नहीं निकाले हमने वही निकाल करके रख ली। इसके बाद क्यों लिखा हमने थीटा 0, क्योंकि फील्ड बी और डीएल के बीच में कितनी वैल्यू है थीटा की 0 डिग्री वैल्यू, ठीक है, और cos 0 होता है भाई 1, तो ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। ये आपके पास बी डीएल की पी क्यू पोर्शन के लिए, तो बी बाहर आ जाए और अंदर बच जाए डीएल, और पी क्यू पोर्शन डीएल का मतलब DL1 DL2 DL3 किसके लिए पी क्यू पोर्शन की लेंथ जो पूरी एंटायर लेंथ होता है सोलेनॉइड, तो डीएल इंटीग्रल कितने के बराबर होगा लेंथ एल के लिए और किसके लिए पी क्यू पोर्शन के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू m इनटू n इनटू i, और ये कितना हुआ b इनटू l इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू l इनटू i, l से l कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट n i, और किधर आया अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस, वो भी किससे राइट हैंड
थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर इसके एंड्स के नजदीक वैल्यू निकालते हैं तो ये तो सेंटर में थी, सेंटर के लोग, तो एंड्स के नजदीक इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई बाई 2। अगर ये एयर का सोलेनोइड था तो आपके पास वैल्यू थी म्यू नॉट एन आई, और अगर ये आपके पास मीडियम हो तो B इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर और n इंटू आई, क्योंकि म्यू होगा मीडियम की परमेबिलिटी म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर और n इंटू आई। म्यू नॉट म्यू आर n कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ हम देखना चाहें तो इस तरह से जैसे जैसे एंड्स के नजदीक जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। ये हो गया प्लस एल बाई 2, टोटल लेंथ अगर एल मानते हैं, और ये आपके पास हो गया सपोज माइनस एल बाई 2, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी म्यू नॉट एन आई बाई 2, और ये वैल्यू है कितनी म्यू नॉट एन आई। सो दिस वाज फॉर द केस ऑफ द सोलेनोइड। आपको एग्जाम में आए तब आपको जरूरी नहीं कि ये वाला डायग्राम बनाए वो डायग्राम बनाए, आप केवल अकेला ये डायग्राम बना करके भी कर सकते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल जाए पूरे। ये और ये डायग्राम दोनों बना लीजिए और ये जो एक्सप्रेशन हमने किया है ये कर लीजिए, इतना इनफ है। So now the next application of Ampere circuital law is the toroidal solenoid, or that is also known as the toroid. टोरॉइडल सोलेनोइड का मतलब है कि ऐसी सोलेनोइड जो एंडलेस है। एंडलेस का मतलब ये हुआ, इसकी बात करते हैं तो इसके एंड ये, लेफ्ट एंड राइट एंड ये, लेकिन अगर इस सोलेनोइड के आपने दोनों एक्सट्रीमिटी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी सोलेनोइड थी और आपने इस तरह के सोलेनोइड के दोनों एंड्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, तो ये आपके पास एक टोरॉइड बनेगी। और जो फील्ड था इस सोलेनोइड का वो एक्सिस के अलोंग था, तो वो भी अब इस टोरॉइडल सोलेनोइड इस टोरॉइड के एक्सिस के अलोंग होगा, अलोंग इट्स एक्सिस, ऐसे इस तरह से, और क्लोज लूप बनेगी। तो हमने उस चीज को समझने के लिए पहले ये मान लिया कि हमारे पास कोई एक सोलेनोइड है और सोलेनोइड के इस एंड पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव। वही सेम केस यहाँ करंट आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हमने रेड डॉट से इंडिकेट कर दिया और ब्लू क्रॉस से हमने इनवर्ड करंट, यहाँ से करंट आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड, यहाँ आउट, ये इन, ये आउट, ये इन मूव करके, ठीक है। और फील्ड है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हमने शो कर दिया। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने पर यूनिट लेंथ और करंट थ्रू पर टर्न कितना है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट स्मॉल m is the number of turns per unit length, means small m is total number of turns divided by the total length। लेकिन जब आपके पास इस सोलेनोइड को हम वाउंड कर देंगे किसी इस फॉर्म के अंदर, तो इसकी जो लेंथ है वो दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्ट। तो आपके पास जो लेंथ होगी वो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू आर होगी, ठीक है। और आई हम मान लेते हैं करंट पर टर्न। अब जब इस सोलेनोइड को हमने इस तरीके से दोनों एंड्स को जोड़ दिया ताकि एंडलेस बन गई, तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ करंट तो जो बाहर है, ये वाले जो करंट है ये तो बाहर की तरफ ही रहेंगे, बाहर वाले, तो ये घूम करके ऐसे आ गई तो भी बाहर की तरफ ही, और जो अंदर वाले करंट है वो क्रॉस वाले अंदर की तरफ। तो ये करंट ये वाले मैंने इसको दिखाया है जो लूप को सॉरी आपकी जो सोलेनोइड को, ये था इनर पार्ट जो क्रॉस से, और ये वाला पार्ट है जो डॉट से, ये आउटवर्ड करंट है और ये वाला करंट है इनवर्ड करंट, ठीक है। मीन्स केवल जो आपके पास व्हाइट चौक से जो ड्रा कर रखा है ये वाला और ये वाला, अभी तक यही था। ये अगर ऐसे ऐसे सिंपल एक सीधी लेंथ में था तो सोलेनोइड था, इसके दोनों एंड को मिला दिया तो क्या बन जाएगी, दोनों एंड को बाउंड कर देंगे, टोरॉइड बन जाएगा। तो अपर एंड पे तो करंट आउटवर्ड रहेंगे और इनर एंड पे, लोअर एंड पे कैसे रहेंगे, डाउनवर्ड। ये क्या लिया हमने डॉट और क्रॉस से, फिर वही बात कि क्रॉस और डॉट से हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्या लिया है, करंट्स लिए, ठीक है। इसके बाद हमने अप्लाई करनी है एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एम्पीरियल लूप चाहिए होता है। तो यहाँ हम एम्पीरियल लूप
तीन रीजन के अंदर लेंगे। पहला तो कि जो सोलेनॉइड है उसके इस पॉइंट पी पे R1 रेडियस वाला लूप ले लेंगे, C1 लूप। दूसरा R2 रेडियस वाला ले लें कि जो इस सोलेनॉइड के अंदर की तरफ लाई कर रहा हो, इसी तो पॉइंट बाहर लाई कर रहा हो, एक इसके अंदर की तरफ लाई कर रहा हो, इस तरीके से। तो आपने एक तो ये इसके बिल्कुल बैलेंस जो इसका गैप बनेगा उस गैप के अंदर ले लिया, एक इसके इनसाइड ले लिया, एक आउटसाइड ले लिया। तो गैप वाला पॉइंट P है जिसके रेडियस R1 लूप पे C1। दूसरा R2 लूप का पॉइंट Q पे ले लिया, C2 लूप जो इसके पहले इनसाइड है, और R पॉइंट ले लिया आपने जो C3 लूप को ले रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल बाहर आउटसाइड है। ठीक है, तो हम तीनों लूप पे 1 बाय 1 लगाएंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तो एक तो इस C3 लूप के लिए जो फील्ड है वो 0 आएगा B3, और एक इस C1 लूप के लिए भी फील्ड कितना आएगा 0। केवल इस B2 लूप के कारण से आएगा कि फील्ड किसके लोग आएगा अलोंग द एक्सिस। ये वाली वैल्यू है, ये निकालने तीनों ही है, लेकिन वो वैल्यू 0 आएगी। तो पहले B1 और B3 के लिए ले लेते हैं। तो पहले फॉर लूप C1 ले लिया आपने। C1 लूप के लिए हम फिर सर्किल क्या करेगा B डॉट BL फॉर लूप C1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग। ठीक है, यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा समझना है कि इस लूप C1 की बात कर रहा हूँ यहाँ, और इससे जो दोनों करंट है ये कौन सा आउटवर्ड और ये इनवर्ड, दोनों इसके बाहर ही रहेगा ना, इस लूप में थोड़ी एंटर की, बाहर आउटवर्ड और ये इनवर्ड यहाँ से आया और ये बाहर की बाहर से निकल गया, यहाँ से आया ये बाहर की बाहर निकल गया, यहाँ से इस लूप के अंदर थ्रेड ही नहीं हुआ, इस लूप में एंटर ही नहीं कर रहा है, कोई एंट्री नहीं है। तो जो करंट थ्रेडिंग है इस लूप के अंदर कितना है 0, IT इज इक्वल टू 0 एज नो करंट either dot or cross is enclosed by C1 में कोई करंट नहीं हुआ, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और इसको जब आप निकालोगे तो क्लोज लूप BDL1 जो भी आप लूप ले रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, लेंथ ले रहे हो इसके ऊपर सपोज DL, और BL और DL के बीच में एंगल भी 0 डिग्री टेंजेंशियल भी ले लिया आपने अपनी कोशिश करके, लेकिन वो है ही नहीं। तो इसको आप जब सोल्व करोगे BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 0। तो इस लूप C1 के लिए करोगे क्लोज लूप के लिए तो cos 0 हो गया 1, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी B, और लूप C1 के लिए इंटीग्रल DL B इनटू, और लूप C1 की सरकमफ्रेंस कितनी होगी टोटल 2 पाई R1, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू R1 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म तो नॉन जीरो है, ठीक है, DL टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब 0 नहीं है, गारंटीड बात है। तो ये टर्म तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया B1 क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, अगर आप इसको B1 लिख रहे तो, ठीक है, B लिख रहे तो लूप C1 में तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 0। ऐसे ही फॉर लूप C3 लूप की बात करते हैं, तो C3 लूप हमने ये लूप बड़े वाला लूप है जो पॉइंट R को एनक्लोज कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है R3 मान लेते हैं। तो इस लूप के लिए देखिए कि जो करंट है इस लूप के अंदर एक बार कहाँ है बाहर की तरफ, और कैसा अंदर की तरफ, जितना बाहर की तरफ मतलब प्लस उतना ही अंदर की तरफ कितना माइनस, टोटल करंट थ्रेडिंग कितना हो गया 0, ठीक, I प्लस प्लस में I माइनस का। सो आप ये कहोगे फॉर लूप C3 current appears twice, once as dot and other times as cross, so that total current for loop C3 IT इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना पॉजिटिव था उतना क्या होगा नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसी के लिए भी इसी तरह से अप्लाई कर दे। सो फॉर लूप C3 के लिए रिजल्ट अप्लाई करें, C3 के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू IT, ये टर्म आपके पास कितनी होगी 0, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से B भी क्या आ जाएगा 0, वो ये करेंगे आप B DL cos 0 B इंटीग्रल DL ये 2 पाई R3 हो जाएगा। तो B इंटू मैं इसको लिख देता हूँ इंटीग्रल लूप C3 के लिए DL का
और इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट b इनटू ये टर्म होगी 2 पाई r3 इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब b क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, समझ रहे बात। इसका मतलब ना तो लूप C3 के अंदर कोई फील्ड आ रहा है पॉइंट फील्ड इस r पॉइंट पे, ना इस p पे आ रहा है। इस पॉइंट क्यों की बात कर रहे थे, जो कि कौन से लूप के अंदर है, लूप C2 के लिए। ठीक है, तो फॉर लूप C2, ठीक है, तो लूप C2 की जितनी रेडियस है R2 रेडियस है ना, तो सरकमफ्रेंस होगी उसकी 2 पाई r। तो उसके लिए एम्पियर सर्किट डालना पड़ता है b डॉट dl क्लोज लूप C2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग। अब लूप C2 की बात करें तो C2 लूप तो ये है भाई, ये जो आपने किससे पर्पल चौक से दिखा रखा है। तो इस C2 लूप के अंदर कौन से वाले करंट है, इनवर्ड वाले है ना, इनवर्ड वाले, आउटवर्ड वाले है नहीं, से बाहर खड़े। तो हमने क्लोज लूप के अंदर एनक्लोज होने वाले करंट लेने हैं, एनक्लोज करंट। तो आई एनक्लोज क्या है, ये जो आपके पास ये वाले करंट वाला, ठीक है, ये वाले करंट, ये वाले करंट और ये वाले करंट इसके अंदर, इस लूप के अंदर आ गए, इस लूप के अंदर। ठीक है, केवल एक बार, दूसरे वाला तो बाहर ही है। तो आप ये लिख सकते हो, सो फॉर लूप C2 current appears only once, केवल एक बार ही आ रहा है भाई। एज कौन सा आ रहा है इस केस में, क्रॉस वाला। सो तो आई जो आपका एनक्लोज है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, और वो आपके पास आई जो टोटल है वो आई एनक्लोज के बराबर, मींस किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, तो यूज कर देंगे। तो आपके पास लूप C3 के लिए अप्लाई किए, सॉरी C2 के लिए, किसके लिए चला, C2 के लिए। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, b dl और कोस कितना हो, 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग भी कितना हो गया, i। लूप C2 की बात हो रही है, कोस 0 हो गया 1। तो भाई मैंने इसको बाहर लिख दिया b को, तो और अंदर हो गया इंटीग्रल dl किसके लिए, लूप C2 के लिए, क्लोज इंटीग्रल dl एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। तो ये बताइए क्या होगा, दैट इज व्हाट circumference of the loop C2 and that is what 2 pi r2 is equal to mu naught I total current threading। ठीक है, टोटल करंट थ्रेडिंग लेना आपने। तो टोटल करंट थ्रेडिंग कितना है, आपने ये बताया था कि करंट थ्रो वन टर्न सिंगल टर्न इज I। सो टोटल करंट थ्रेडिंग, total current IT will be equal to total number of turns multiplied by the current through single turn। total number of turns कितने हैं, सॉरी करंट थ्रू द सिंगल टर्न, I को नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, दैट विल बी स्मॉल n इनटू l। कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू l। कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू l इनटू I। स्मॉल n और l कितना है, सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, जब आपने लिखेंगे लूप की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई इनटू r। तो इसकी जगह लिख दिया n इनटू 2 पाई r और इनटू I। ये आपके पास टोटल करंट थ्रेडिंग हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट मान लिया था। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए सेकंड, इसको बोल दीजिए थर्ड। ठीक है, यहाँ फोर्थ पे आ गए, तो फोर्थ के अंदर IT की वैल्यू यूज कर देते हैं। तो ये आया आपके पास b इंटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IT कितना लिखा था, देखिए वहाँ पे n इंटू 2 पाई r किसकी, लूप C2 की, और लूप C2 की रेडियस कितनी है, r2 और इंटू क्या लिखा हुआ है साथ में I, करंट थ्रू द सिंगल टर्न। तो ये 2 पाई r2 से 2 पाई r2 कैंसिल हो गया। तो वही जो रिजल्ट आता था b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n इनटू I, जबकि n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ एंड टोटल लेंथ इज 2 पाई r। अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पे म्यू टर्म आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू r n इनटू I। so this is the magnetic field due to the toroidal solenoid। तो ये आपके पास एम्पीयर सर्किट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।